अब हम चलेंगे आपका वैदिक पीरियड की तरफ, और वैदिक पीरियड में जाने से पहले आपका है सबसे पहले वेदास के बारे में। देखिए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा कंसेप्शन खुद से भी आपने कभी इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में पढ़ा होगा, आपने जो आज़ादी की जो लड़ाई है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, चाहे वो आपने अपने जो 6 to 12 आपने अपना क्लासेज की स्कूल में, वहाँ पे आपको बताया गया होगा। तो हम स्वामी दयानंद जी की अगर बात करते हैं तो स्वामी दयानंद जी ने बोला था कि गो बैक टू वेदास। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। और अगर बात करें राजा राम मोहन राय जी की, उन्होंने भी जो वैदिक जो कल्चर था, जो प्योर वैदिक कल्चर था, स्पेशली ऋग वैदिक कल्चर, जो आपका मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 1500 टू 1000 BC, ये जो पर्टिकुलर पीरियड था। तो यहाँ पे जो सोशल लाइफ थी, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी, यहाँ पे जो ट्रेडिशन थे, तो उन सब चीज़ों को काफ़ी प्योर माना जाता है। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूँ तो ऋग वैदिक कल्चर को, स्पेशली ऋग वैदिक कल्चर को बोला जाता है कि उसी के बाद में जो है जैसे सोसाइटी और लार्ज होनी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें में मॉडिफिकेशन आया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से भी पेश हुई, बहुत सारा ऐसी चीज़ें आई होंगी। तो हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी, बट ऋग्वैदिक जो पीरियड था वो बिल्कुल वहाँ पे जो है वो प्योर ट्रेडिशन, प्योर कल्चर वहाँ पे, ठीक है, और रिचनेस थी, और उसके एविडेंसेस भी मिलते हैं। अगर आप ऋग्वेदा को देखते हैं तो ऋग्वेदा में जो है जिस टाइप से ऋग्वेदा में वहाँ की लाइफ का वर्णन किया गया है, लाइफ के गोल के बारे में बताया गया है, और मैन एंड वुमेन इक्वालिटी की जो बात की गई उस टाइम पे आप सोचिए कि ऋग्वेदिक अगर आप पीरियड देखेंगे तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो आर्यंस की अगर लाइफ के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे आपका जो मैन एंड वुमेन के बारे में अगर हम बात करें तो मेजरली वहाँ पे इक्वालिटी की बात होती थी, ठीक है। वहाँ पे जो वुमेन की पोजीशन थी, जो वुमेन का स्टेटस था, काफ़ी हाई स्टेटस था। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, बहुत सारा जब सोसाइटी डेवलप होती है तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है, तो उसके बाद में जो वुमेन का स्टेटस है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हुआ। बट अगर हम सिंपली ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, इस टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत हाई था, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्पेशली मैं बात करूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की और राजा राम मोहन राय जी की, इन्होंने क्या बोला कि आप जो है जो एंशिएंट ट्रेडिशन था, हमारा प्योर कल्चर जो था उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो और उस सब चीज़ों से इंस्पिरेशन ली, बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो वहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे। सो हेयर देयर आर 4 वेदास। आपको पता है कि अगर मैं वेदा की बात करता हूँ तो आपके पास 4 वेद हैं। आपका फर्स्ट इज ऋग्वेद, और बाकी आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ, ऋग्वेदिक पीरियड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेचर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम नेचर वर्शिप की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मेजरली जो ऋग्वेदिक पीरियड की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी जो अगर आप कल्चर की बात देखें, अब रिलीजियस बिलीव की बात करें तो नेचर वर्शिपिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और रिचुअल्स थोड़े कम थे। नेचर वर्शिप, देखिए रिचुअल्स को वर्शिपिंग, जो हम नेचर की वर्शिप करते हैं, बाकी सारी चीज़ें उस चीज़ से आपको थोड़ा अलग। जब मैं रिचुअल्स की बात करता हूँ, रिचुअल्स का मतलब होता है आपने प्रॉपर, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में आप कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा पंडित जी आएंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर अदर रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो उनमें उनके जो प्रीस्ट होते हैं वो आते हैं, तो सब लोग आएंगे और वे पर्टिकुलरली हर चीज़ जैसे आपसे मंगाया जाता है कि भाई ये चीज़ें लेके आओ और ये चीज़ करो, पूरा आप उसमें पूरे तरीके से विधि पूर्वक सारी चीज़ें संपन्न की जाएंगी, तो वो रिचुअल्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कि ऋग्वेदा पीरियड की, तो वो जो रिचुअल्स थे वो बहुत कम थे, सिंपल लाइफ। आप भी देखिए जैसे इवोल्यूशन चलेगा, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या सिंपल लाइफ थी, तो इसीलिए ऋग्वेदिक पीरियड में रिचुअल्स क्या थे, काफ़ी कम थे। फोकस जो रिचुअल्स पे था वो न के बराबर था। और उसके बाद आप जो ये वेदास देखेंगे, इनमें क्या है, रिचुअल्स पे फोकस धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये जो ऋग्वेदा का टाइम पीरियड मैंने आपको फिर से बताया 15 से और
1000 तक, और ये आपका 1000 के बाद में कंपाइल हुए। कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। और ऋग्वेदा आपका अर्लीस्ट वेदा था। बात करें सामवेदा की, जो आपका देखिए सामवेदा क्यों और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और किस चीज़ के लिए ये फेमस है, ये है आपका जो आपका म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं, म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली आपका सामवेदा में उसका रेफरेंस मिलता है। अर्लीस्ट रेफरेंस अगर इंडियन म्यूजिक की हम बात करते हैं तो ये आपका सामवेदा में है। यजुर्वेद जो है आपका क्या है, ये आपका है बुक ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, बुक ऑफ प्रेयर्स है। और अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो ये बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स है अथर्ववेद, ठीक है। तो और ये अथर्ववेद बताया जाता है कि सबसे लास्ट में कंपाइल हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, देखिए पहले रिलीजन में क्या था कि नेचर वर्शिपिंग, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सिंप्लिसिटी थी। धीरे धीरे रिचुअल्स बढ़ने लगे, धीरे धीरे अलग अलग ट्रेडिशन बढ़ने लगे। और अथर्ववेद को जो है जेनेसिस भी माना जाता है। इंडिया में जो तंत्र विद्या होती है, तांत्रिज्म जो इंडिया में आया, वो अथर्ववेद उसका जेनेसिस माना जाता है कि जेनेसिस जो तांत्रिज्म की हुई, जो तंत्र विद्या है, वो अथर्ववेद से हुई। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है, ऐसे इस टाइप के मंत्र है कि जिनसे जो तंत्र विद्या, जो सिद्धियां हैं, वो ली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया में जो तांत्रिक जो विद्या है और जो तांत्रिज्म की जो फिलोसफी है, वो डेवलप आपकी अथर्ववेद से हुई, ठीक है। तो ये किस पीरियड में हुआ, ये अराउंड आपका जो 600 BC 500 या फिर 600 BC के अराउंड की बात है, ठीक है। और देखिए एग्जैक्ट टाइम पीरियड में फिर आपको बोलूँगा, कोई आपसे पूछने भी नहीं वाला है। और आपको सिंपल टाइम पीरियड आप याद रख लीजिए कि अर्ली वैदिक पीरियड जो हो गया ऋग्वेदा का पीरियड था, 1500 से लेके आपका 1000 तक, 1000 से लेके 600 तक आपका ये लेटर वैदिक पीरियड। अब ऋग्वेदा में हम चलते हैं, यहाँ की लाइव देखते हैं और ऋग्वेदा का थोड़ा सा इसके बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये भी किसी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। दे मे आस्क यू दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर दिस स्टेट PSC एग्जामिनेशन, ठीक है। UPSC इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी बुक्स और ऋग्वेदा हैज हाउ मैनी हिम्स और ऋग्वेदा बेसिकली रिटन इन विच टाइम पीरियड, ठीक है, और चीफ डेट इन ऋग्वेदा, ठीक है। तो ये सब आपका UPSC नहीं पूछेगी, बट यहाँ पे आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एम्फेसिस देंगे वर्णा सिस्टम पे, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन है अबाउट ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है आपका 10 बुक्स में डिवाइडेड है, जिनको मंडल्स बोला जाता है, ठीक है, मंडल्स बोला जाता है। दो जो टोटल इसमें जो अगर मैं मंत्र की बात करूं, ये आपका जो सिंपल हिम्स की बात करूं, छंद की बात करूं, सॉरी नो मंत्र, ये आपका है 1028। और फिर आपका अगर ये आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। और ये आपका जो मैंने बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड 1500 के अराउंड, यहाँ पे 1700 BC है। तो कहीं कहीं पे वो टाइम पीरियड वो अलग हो सकता है, कि बोला जाता है कि वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, तो ऋग्वेदा और पहले वो कंपाइल किया गया था। और इंद्रा जो था, जो इंद्रदेव, आप हिंदुइज्म में आज के टाइम में जो इंद्र देवता को बोलते हैं, तो वो मेन डीटी थे, जो मेन भगवान थे उस टाइम के, वो इंद्र देव थे। और उस टाइम पे जो आज के टाइम पे हम विष्णु जी या फिर शंकर जी, वो क्या थे उस टाइम पे, वहाँ पे चीफ जो डीटी नहीं थे, मेन भगवान नहीं थे। धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हुई, धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन होता चला गया। और धीरे धीरे आपको पता ही है कि चाहे वो रिलीजन की बात हो, सोसाइटी की बात हो, कल्चर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर ह्यूमन सोसाइटी की भी बात हो, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट के बारे में भी ये लिखा है। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, वो कास्ट बेस है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में कास्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिस है। तो ऐसे ही इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, बहुत सारी कास्ट एक टाइम पे वो आपका सोशल स्ट्रक्चर में नीचे होगी, एक टाइम पे वो सोशल स्ट्रक्चर में हाई चली जाएगी। तो ऐसे इंडिया में कास्ट का एक सर्कुलेशन बना रहता है, कोई एक टाइम पे अपर पे जाएगी, फिर लोअर पे जाएगी। तो ये पूरा राम मनोहर लोहिया जी ने इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है। अगर कभी आपको टाइम लगे तो इंडिया के जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, तो आप उनका जो राइटिंग है वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें और दूसरा क्या है, आपको पता है कि जो गायत्री मंत्र है, ये भी आपका ऋग्वेदा से लिया गया है, ठीक है।
और ऋग्वेदा का जो लास्ट मंडल है उसमें आपका वर्णा सिस्टम के बारे में मेंशन है। जो 10th मंडल है वहां पे वर्णा सिस्टम, तो इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे, अगर मैं अर्ली वैदिक पीरियड की बात करूं तो सोसाइटी उतनी स्ट्रक्चर्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, बट धीरे धीरे सोसाइटी में क्या होने लगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका डेवलप होने लगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में सोसाइटी आ गई। इसीलिए आप जो है ऋग्वेदा के सबसे लास्ट मंडल में वर्णा सिस्टम को देखते हैं। और ये वर्णा सिस्टम क्या है, और धीरे ये वर्णा सिस्टम क्या है इसको देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो आपका कास्ट सिस्टम है उससे थोड़ा डिफरेंट क्यों है और कितना ये डिफरेंट है। ठीक है, जब गांधी जी की बात हो या फिर बात हो आपके मैंने बताया कि इंडिया में जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं, जितने भी या फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं इंडिया में, जो लोग इंडिया की ग्रोथ में जिन्होंने योगदान दिया है, वो सब बिलीव करते थे कि इंडिया में सिर्फ वर्णा सिस्टम था। उसके बाद में जो जाति प्रथा है, ये इविल जो आपका कास्ट सिस्टम है, ये एक इविल सिस्टम के रूप में डेवलप हो गया और ये सही नहीं है, बट वर्णा सिस्टम सही है। ठीक है, वर्णा में सिंपली क्लासिफिकेशन था, किस चीज़ का, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, बट बहुत सारे लोग कास्ट को भी फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट हम सिंपली देख लेते हैं वर्णा सिस्टम ऋग्वेदिक पीरियड का था क्या। तो देखिए वर्णा सिस्टम की अगर मैं बात करूं, वर्णा सिस्टम पे यहाँ पे 4 वर्ण थे, जो अभी भी अगर वर्णा सिस्टम की बात करो तो वो वर्णा सिस्टम में यहाँ पे प्रीस्ट, जो ब्राह्मण से, देखिए यहाँ पे कोई लोग गुस्सा मत कर जाना, जब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, अगर हम किसी भी टाइप का कोई कास्ट बेस्ड डिस्कशन करें, डिस्कशन ऑन कास्ट, ठीक है, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा है आपका वैश्य, और 4 है आपका शूद्रास। ठीक है, तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपका शूद्र। ठीक है, तो ये आपका वर्ण थे। अब इसके बाद में भी यहाँ पे अगर वर्णा सिस्टम के ये आउटसाइड वर्णा सिस्टम, यहाँ पे थे आपके अनटचेबल्स। ये ध्यान रखना, आप शूद्रा को आप अनटचेबल्स मत मान लेना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस एनसीईआरटी, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, वर्णा सिस्टम इन इंडिया, generally there is a perception that Sudras are equivalent to untouchables, but untouchables were outside this Varna system itself. भाई वो अनटचेबल्स थे, पूरा आपका जो व्यवस्था थी, आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी था, उसका वो पार्ट नहीं थे। दे वर अनटचेबल्स, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर थे। जैसे कि आपका एक विलेज होगा, उस विलेज में बहुत सारे टाइप के, बहुत सारी जो लोग रहते होंगे, अलग अलग उनका सोशल स्टेटस होगा, बट वो वहाँ पर उस विलेज में उनको रहने नहीं दिया जाता था, तो अनटचेबल्स अलग थे। शूद्रास वर नॉट अनटचेबल्स, ये आप ध्यान रखना। तो इसीलिए जब भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी का जो डिस्कशन होता था कास्ट सिस्टम पे, या डिबेट होती थी उनकी कास्ट सिस्टम पे, तो यही चीज़ उनका कन्फ्यूजन। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि ये कास्ट सिस्टम जो अपने आप में विल नहीं है, बट लोगों ने इसमें कुछ मतलब उस टाइप से इंटरप्रेट किया है, या उस टाइप से वो उन्होंने कंसेप्शन बनाए, वो धीरे धीरे इसमें बुराइयाँ आ गई है। हमें कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट नहीं करना, हमें जो है उसमें जो बुराइयाँ हैं उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है। बट भीमराव अंबेडकर जी बोलते थे कि जो आपका वर्णा सिस्टम था, अनटचेबल्स उसका कभी पार्ट रहे नहीं, तो आप किस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करते हैं। यही एक हमेशा मेन जो पॉइंट ऑफ डिबेट और डिस्कशन और कन्फ्लिक्ट रहा है भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक सोसाइटी में। जो आपने देखा होगा कि आपका जो एनसीईआरटी है वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी उसमें इस टाइप से उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। अगर बात करें सबसे जो अपर स्टेटा, मैंने अभी भी बताया कि वर्णा सिस्टम किस टाइप से है। सबसे ऊपर जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीस्ट जो थे वो ब्राह्मण्स थे, वो उनको जो है सोशल स्टेटस उनका सबसे हाई था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्षत्रियास जो राजा थे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो हम राजा की बात करते हैं, जो हम किंग की बात करते हैं, किंग की वो अथॉरिटी नहीं थी जो आप उसके बाद वाले पीरियड में देखेंगे, या फिर आप मिडाइवल इंडिया में देखेंगे, या आज के टाइम में भी अगर अब बात करें, देखिए अब तो डेमोक्रेसी है, खैर इस चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो वो राजा एक तरीके से इस टाइप से नहीं था जैसे आप मिडाइवल पीरियड में मोनार्की को देखते हैं। वो मोनार्की नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, वो राजा था वो पर्टिकुलरली, बट उसकी अथॉरिटी थी, बट उसकी अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं थी। ऋग्वेदिक पीरियड में स्पेशली राजा की जो अथॉरिटी थी वो लिमिटेड अथॉरिटी थी।
ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये वर्ड भी आपको दिया जा सकता है। इन ऋग वैदिक पीरियड द अथॉरिटी ऑफ किंग वाज लिमिटेड बाय हिज काउंसिल। उसके पास एक काउंसिल थी, ठीक है, वो काउंसिल उसकी अथॉरिटी को लिमिट करती थी। तो यहाँ पे राजा की कैसी अथॉरिटी थी, वो थी आपकी लिमिटेड अथॉरिटी। No, actually, the Sudras, and there should be no confusion now between this word Sudra and untouchables. तो वो गलत कंसेप्शन हो सकता है, बट untouchables were outside the Varna system itself. There are little bit confusion about this, but untouchables were outside this caste system, Varna system itself. अलग अलग जगह अलग अलग description हो सकता है, but as per my knowledge, this untouchables, they were outside the Varna system. So the authority of Raja king was limited, ठीक है, बाय हिज काउंसिल। लिमिटेड अथॉरिटी थी ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है। और फिर एक वर्ड है यहाँ पे जना, ठीक है, सिंपली जन। आज के टाइम में भी जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको जन बोलते हैं। आपको पता ही है कि एक हिंदी वर्ड है, तो पेपर, ठीक है। और आपने फिर देखा होगा कि इसी से जेनेसिस आया जनपद। इसका मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेशन जहाँ पे है, ठीक है। तो जनपद आया, जनपद आया, और फिर उसके बाद में फिर आपका क्या आया, महाजनपदास आया। इसका मतलब जो जनपद थे, जो पर्टिकुलर रीजन थे, वो और ज़्यादा ग्रो हो गए, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट जो आपका पूरा राज्य साम्राज्य बन गया है, वो राज्य बन गया, तो उसको महाजनपदास बोल दिया, ठीक है। जनपदास स्मॉल, फिर उसके बाद में महाजनपदास, ठीक है, जो और ज़्यादा उन जनपदास में से ग्रो कर गए, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे महाजनपदा पीरियड, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका विश या वैश्य, ठीक है। वैश्य है ये, ठीक है, या नहीं है यहाँ पे, ये या हिंदी में वर्ड लगता है, पर ये वैश्य है, विश। इसका मीनिंग भी होता है पीपल, ठीक है। और फिर है दासा और दास और दस्यूज, ठीक है। तो दास और दस्यूज जो थे, ये वर्ड किसके लिए थे, और ये डिस्क्रिप्शन था उन लोगों का। देखिए, अगर जो जनरल थ्योरी है अभी की अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे जो जनरल थ्योरी है वो है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, जो अब तक की एक्सेप्टेड थ्योरी है। देखिए, उस पर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन हो सकता है। देयर में बी अदर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। देयर में बी सम पीपल से दैट आर्यंस they were not foreigners, they did not attack India, they lived here only। तो वो यहीं पे पैदा हुए, यहीं के थे। बट कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्यन इन्वेजन हुआ और वहाँ पे जो इंडिजीनियस जो लोग थे, उन्होंने वहाँ से उनसे वो पर्टिकुलर एरिया को छीन लिया, और उसके बाद में जो ये वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के इंडिजीनियस लोग थे, वो उनके गुलाम बने, या उनके लिए वो फिर सर्वेंट के तौर पे उन्होंने काम किया। तो उन्हीं लोगों को दास या दस्यु बोला जाता। ऐसा एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और आपको फैक्चुअल बेसिस पे भी यही चीज़ अभी मान के चलनी है। उस पर आप आगे जाके रिसर्च स्कॉलर बनिए, आप हिस्ट्री में रिसर्च करिए, वो अलग इशू है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिविल सर्विस की अभी तक की, तो यही है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, और आर्यन इन्वेजन के बाद में, ठीक है, आर्यन इन्वेजन के बाद में जो बाकी जो लोग थे, या जिनको स्लेव बना लिया गया। दास वर्ड भी आपको पता है कि वो स्लेव से, वो जो उसका जो मीनिंग है हिंदी में, वो स्लेव ही है। और दस्यूज जो है उनको बोला जाता था, ठीक है। मैंने आपको सिंपली बताया भी कि यहाँ पर ऋग वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ऐसा एम्पायर नहीं था, ऐसी मोनार्की नहीं थी जो आप बाद के पीरियड में देखेंगे, आप अशोकन पीरियड में देखेंगे, आप या फिर कनिष्का के पीरियड में देखेंगे। इस टाइप का वहाँ पे कोई भी एम्पायर नहीं था, इस टाइप का बड़ा साम्राज्य नहीं था। वहाँ पे सिंपली क्या था, वो सिंपली एक राजा था, वो उसको असिस्ट करती थी उसकी एक काउंसिल। और आपको पता ही है कि सोसाइटी उस टाइम पे ऑर्गेनाइज होनी स्टार्ट हुई थी, तो उतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी नहीं थी कि वहाँ पे उस टाइप के सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत हो, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन था। अब थोड़ा हम उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो ऋग वैदिक पीरियड की है उसको देख लेते हैं थोड़ा।
यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम विलेज से बात करते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो विलेज क्या है, विलेज इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, आपकी बेसिक यूनिट क्या है, आपका गांव है, आपका विलेज है। अगर आज के मैं सोसाइटी की बात करूँ, आज के जो स्ट्रक्चर है नेशन स्टेट की, उसकी बात करूँ तो बेसिक यूनिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, आपका विलेज है। ठीक है, वैसे तो सबसे बेसिक अगर जाएंगे तो फैमिली है, बट यहाँ पे फैमिली के बाद में हम बात करते हैं विलेज की। ठीक है, फैमिली भी आप बोल सकते हैं। अगर सबसे बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बोलते हैं तो फैमिली भी हो सकता है। ठीक है, फैमिली ही होगा सबसे बेसिक तो, बट हम यहाँ पे विलेज से बात करेंगे। और जो विलेज आपके होते थे, विलेज का जो आपका हेड किया जाता था वो ग्रामीणी द्वारा, ये वर्ड कई बार पूछा गया कि इन ऋग वैदिक पीरियड द विलेज वाज हेडेड बाय पर्टिकुलर, जो वहाँ पे नाम मेंशन आपको दिए जाएंगे, या ग्रामीणी बोल दिया जाएगा कि ग्रामीणी वाज रिलेटेड टू विच। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये जो था ये आपका हेड करते थे किसको, आपके विलेज को। ठीक है, फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस, जैसे आज के टाइम में भी आप देखते हैं आपके ब्लॉक होते हैं, आपकी तहसील होती है, ये क्या होती है, आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। तो ग्रुप ऑफ विलेज को बोला जाता था विस, और विस को हेड करते थे विषयपति। ठीक है, ये वर्ड भी कई बार एग्जामिनेशन में आया, विषयपति। तो ये किसको हेड करते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस। आपको डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए उसको, आज के टाइम में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो जो पुराने टाइम की अगर बात करें तो ब्लॉक के लेवल का भी नहीं होगा, बट फिर भी आप इसको मान लीजिए कि एक, जैसे आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, ऐसे ही वहाँ पे था विस और विषयपति। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर थी, सेटअप था, वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जो बाद के पीरियड में हुआ। ठीक है, तो आपका ग्राम का आप याद रखना, ग्रामीणी, और आपका विस का, आप जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, विषयपति। ठीक है, उसके बाद में आपका ट्राइब्स की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जो जना, मैंने आपको बताया लोगों जो रेफर किया जाता था लोगों को, और यहाँ पे जो मेजर उस टाइम पे ट्राइब्स थी, मेजर जो जना थे वो थे आपके भारता, यदूज, मत्स्यास और पुरुष। ठीक है, तो ये 4 मेजर उस टाइम पे जो अब तक कम्युनिटी आप मान लीजिए, कुलाज आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये 4 मेजर थे उस टाइम पे। और ये जो जना कौन हेड करता था, वो हेड करता था राजन। ठीक है, तो सबसे ऊपर होगा आपका राजन, सबसे ऊपर जना होगा। जैसे आपको पता है कि फिर जनपदास बने, फिर उसके बाद में महाजनपदास बने, धीरे धीरे इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। पहले सिंपली ऋग्वैदिक पीरियड पे क्या था, जना। ठीक है, जन, तो जन के बाद में फिर क्या बना, जनपदास बने, फिर उसके बाद में महाजनपदास बने। धीरे धीरे आपकी जो सिंपल सोसाइटी थी वो कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो गई, वो इवोल्व होना स्टार्ट हो गई, उसका एरिया बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा वाइड होने स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे सेंट्रल कमांड आने स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे जो किंग की जो अथॉरिटी थी वो क्या होने, स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहले किंग की अथॉरिटी उस टाइप का स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो ये आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि अगर ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की मैं बात करूं तो किंग की अथॉरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट अगर मैं बात करूं लेटर वैदिक पीरियड की तो किंग की अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट होगी। महाजनपदा में किंग की अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, फिर उसके बाद में आप मगध एम्पायर देखते हैं, फिर उसके बाद में कनिष्का के टाइम पे आप जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे किंग की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ किसका, इंडिया में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का। पर ये आपको तीनों चीज याद रखने हैं, ग्रामीण, विषयपति, ठीक है, और राजन, तो ठीक है, ये तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे मे आस्क यू इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देयर इज अ चांस दैट दे मे आस्क यू, और ये तो काफी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में पोर्शन यहीं से आएगा, आपका जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम यहीं से आएंगे कि वो पर्टिकुलरली आपके किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे वो वैदिक हो, इंडस सिविलाइजेशन हो या फिर अदर पीरियड हो, कोई एक वर्ड आपको दे देंगे, उससे पूछ देंगे, और वो कॉमन होता है आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, दोनों का कॉमन होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिविल्स में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना कभी भी। आप पढ़िए, आप हिस्ट्री अलग से पढ़िए, आप कल्चर अलग से पढ़िए। ठीक है, आप कोई डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं,
we are going to read other book for culture and there is one book for Indian history, ancient history, but आपको कभी ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना कि मुझे कल्चर अलग पढ़ लेना, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे आपका फिलोसफी भी पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब है कि आप हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई वो किसी भी सेक्टर में हुई हो, ठीक है, वो पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, आप या फिर इकोनॉमी में जो चीज़ें हुई वो भी तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाती है। आप क्या ब्रिटिश पीरियड में इकोनॉमिक सिस्टम नहीं पढ़ेंगे आप कि इकोनॉमी किस टाइप का था, क्या हुआ, वही तो पढ़ते हैं मेजर हम। तो इसलिए हिस्ट्री का मतलब होता है कि यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपने हिस्ट्री अच्छे से कर ली तो आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ब्रिटिश हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको अब के टाइम में इंडिया में जो मेजर चैलेंजेस है पता चलेगा। अगर आप देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के सामने मेजर चैलेंजेस क्या थे, ठीक है, आपने ब्रिटिश एरा पूरा पढ़ा, आपने देखा एग्रीकल्चर पे उन्होंने इग्नोर किया, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्राइसिस होगी। क्राइसिस कैसी होगी, आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिशर्स ने जो छोटे किसान थे, जो एक्चुअल किसानी करते थे, उन लोगों को दबाया, उनको राइट्स नहीं दिए, ठीक है, जमींदारों को, जो रिच और जो मनी लैंडर्स थे वो क्या करते, वही बेसिकली एज ए मिडिल मैन की तरह काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो उनको ज़्यादा उन्होंने फोकस दिया और एग्रीकल्चर जो जनरल जो आपके फार्मर हैं उनको इग्नोर किया, टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया। तो आज के टाइम में भी क्या इंडिया में वही चैलेंज नहीं है आपके सामने? आप देखते हैं लैंड होल्डिंग साइज इंडिया में स्मॉल है, स्मॉल फार्मर्स के सामने चैलेंजेस है, जो बिग फार्मर्स हैं उनके सामने तो चैलेंज नहीं है। इंडिया में बिग फार्मर्स की बात करें तो आपका 10 to 15% भी नहीं है, जो 85% के अराउंड इसका स्मॉल फार्मर्स है, आपके मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो आज के टाइम में भी आप वो क्राइसिस, अगर आपने अच्छे से अपनी हिस्ट्री को पढ़ लिया तो प्रेजेंट के टाइम के जो चैलेंजेस है, जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप सोल्व भी अच्छे से कर पाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी भी होगी और आपको एक इंसाइट देगा हिस्ट्री। हमेशा हिस्ट्री इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होता है हर चीज़ का, ठीक है। आप अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने ज्योग्राफी देखा, हमने मैप पढ़े, क्या देख रहे थे उसमें, ज्योग्राफी, रिवर्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं किस रिवर पे कौन सी सिविलाइजेशन है, ये क्या है, आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमने पॉलिटिकल सिस्टम देखा कि भाई विलेज के बाद में आपका ग्रुप ऑफ विलेज है, ये क्या है, आपका पॉलिटी है। आज के टाइम में आप देख सकते हैं विलेज लेवल पे हमारे यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में पंचायती राज सिस्टम आया, विलेज, उसके बाद में ब्लॉक के बाद में तहसील आपका, और अगर वैसे 3 tier सिस्टम के बाद डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपका विलेज, ठीक है।